Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question video of topic Child Health Nursing. Hey my all nurses out there, the team FMP is working so hard for providing you most out of most important question. So just don't leave the video without any impression. If you like or dislike, it's up to you. So just do it what you want. And hey nurses, all your suggestion for the improvement in video and the nursing related content, you can comment down on a comment section below. All the suggestions are welcoming here. We will try our best to provide you the best content out of it. Thanks for the listening. Thanks for your time. So let's start with the question. And the question number 1 is, which of the following factor is helps to detect neural tube defect? निम्न में से कौन सा कारक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के डिटेक्शन में सहायक होता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट इन अ एमनियोटिक फ्लूइड. बी, presence of high maternal level of albumin after 12th week of gestation. C, flat plate X-ray of a lower abdomen after the 23rd week of gestation. Or D, amniocentesis for lecithin sphygmomyelin ratio. And the correct option is option number A, which is significant level of alpha fetoprotein present in a amniotic fluid. गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल से लगाया जा सकता है. इसके अलावा एमनियोसिंथेसिस, एमनियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि पैटर्नल जो स्क्रीनिंग होती है, इससे भी न्यूरल जो ट्यूब डिफेक्ट होता है उसका डायग्नोसिस में सहायक होता है. बाकी वाले जो सारे ऑप्शन है, ये वाली जो डायग्नोसिस प्रोसीजर है, इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक एटियोलॉजिक फैक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम? निम्न में से डाउन सिंड्रोम का जेनेटिक एटियोलॉजिक फैक्टर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं. ए, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम. बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. सी, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन. और डी, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन. And the correct option is option number B, which is extra chromosome. Next question is, which of the following intervention nurse should take if a child suffering from meningitis and complains about severe headache after LP procedure? एक meningitis से ग्रस्त बच्चा LP procedure के बाद सीवियर हेडेक की शिकायत करता है. ऐसी कंडीशन में नर्स को कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं. ए, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव. बी, ऑफर रोल लेंसेज टू द क्लाइंट. सी, प्लेस कूलिंग पैक ओवर द एलपी साइट. और डी, इंक्रीज द पेशेंट फ्लूइड इनटेक. And the correct option is option number D, which is increase the patient fluid intake. CSF full form is cerebrospinal fluid. इसकी कमी से इसके कमी के कारण LP के बाद हेडेक की शिकायत हो जाती है. इसीलिए फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना चाहिए ताकि ये जो CSF वॉल्यूम है वो जल्दी से जल्दी रीस्टोर हो सके. लेकिन एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है. बाकी वाले जो सेस ऑप्शन है वो सारे गलत माने जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉट सीन इन एन इन्फेंट डायग्नोस्ड विद हाइपोकैल्सीमिया? एक इन्फेंट में हाइपोकैल्सीमिया का डायग्नोसिस हुआ है. नर्स के अनुसार इस बच्चे में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी? आपके ऑप्शंस हैं. ए, मसल्स वीकनेस एंड लेथार्जी. बी, कार्डियक एरिथमियाज. सी, हाइपर रिफ्लेक्सिया. और डी, कॉन्स्टिपेशन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज option number C, which is hyperreflexia.
Next question is, which of the following symptom is most common manifestation of severe combined immunodeficiency disease? Your options are A. Failure to thrive, B. Prolonged bleeding, C. Bruising, or D. Susceptibility to infection. And the correct option is option number D, which is susceptibility to infection. SCIDD full name is Severe Combined Immunodeficiency Disease. जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता चलता है कि ऐसी परिस्थिति में पेशेंट में ह्यूमरल व सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो दोनों अनुपस्थित होती है। इसी के कारण ऐसी कंडीशन में मुख्यतः जो फाइंडिंग्स हमको देखने को मिलेगी वो होगी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। इसके अलावा SCIDD वाले पेशेंट में क्रॉनिक इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट रिफ्रैक्शन, फेलियर टू कम्प्लीटली रिकवर फ्रॉम एन इन्फेक्शन आदि फाइंडिंग्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम? निम्न में से मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं A. लैक्टोज, B. पेप्सिन, C. रेनिन और D. काइमोट्रिप्सिन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, विच इज लैक्टोज। अगर यहाँ पे हम लैक्टोज की बात करें तो जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम कहा जाता है। मतलब यह एंजाइम मतलब जो दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, ये वाला एंजाइम। अगर हम यहाँ पे रेनिन की बात करें तो जो रेनिन है वो एक किडनी के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन के द्वारा फूड प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे हम काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीएज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड मोस्ट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द नर्स इन अ चाइल्ड हुज एज इज 5 years old and admitted to a hospital with the persistent vomiting? एक 5 साल का बच्चा परसिस्टेंट वॉमिटिंग के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होता है। नर्स के अनुसार इस बच्चे में निम्न में से किस असेसमेंट फाइंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A. हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, B. मेटाबॉलिक एसिडोसिस, C. मेटाबॉलिक एल्कोसिस और D. डायरिया। And the correct option is option number C, which is metabolic alkalosis. Persistent vomiting. Persistent vomiting से HCl इसका जो लॉस हो जाता है, मतलब अगर बच्चे में बात करें तो persistent vomiting के कारण HCl का लॉस हो जाता है। इससे बच्चे में metabolic alkalosis की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वाली कंडीशन की बात करें तो इसमें डायरिया उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो डायरिया है उससे बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। सामान्यतः डायरिया व वॉमिटिंग मोस्टली साथ साथ में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन इन अ चाइल्ड फॉर द लंबार पंक्चर प्रोसीजर? निम्न में से बच्चों में लंबार पंक्चर प्रोसीजर के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी होगी? आपके ऑप्शंस हैं A. L1 L2, B. L4 L5, C. L2 L3 and D. L3 L4. And the correct option is option number B, which is L4 L5. सेकेंड लंबा वर्टिब्रे से लेकर सैक्रल वर्टिब्रे इसके बीच वाला जो एरिया है CSF विड्रॉ करने के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में LP सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लंबार वर्टिब्रे के बीच जनरली L3 L4 इसमें की जाती है। और यदि अगर हम यहाँ पे इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें LP का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा नीचे जनरली L4 और L5 से की जाती है, क्योंकि इन्फेंट व चिल्ड्रन में स्पाइनल कॉर्ड थर्ड लंबार वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है।
LP के दौरान PT को C शेप में पोजीशन देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following intervention according to the nurse should be included in a management of child if the child is suffering from diabetes mellitus and becomes physically more active? एक बच्चा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रस्त है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, नर्स को निम्न में से किस इंटरवेंशन को बच्चे के मैनेजमेंट में शामिल करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए डिक्रीज रिस्क ऑफ इंसुलिन शॉक, B. Increase food intake, C. Increased risk of hyperglycemia, or D. Decreased food intake. And the correct option is option number B, which is increased food intake. जब डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रस्त बच्चा अन्य दिनों की बजाय बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो बच्चे की फूड की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल जो एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। ऐसी कंडीशन या सिचुएशन में बच्चे को फूड उनकी आवश्यकता से ज़्यादा ही देना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यूज्ड टू क्योर एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म विकार का निवारण निम्न में से किस लेंस के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिलेंड्रिकल लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी कॉनकेव लेंस, और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज सिलेंड्रिकल लेंस। आँखों के विभिन्न कोणों पर परिवर्तन क्षमता का अलग अलग होने से उत्पन्न दृष्टि दोष को ही एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए इसके निवारण के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो निकट दृष्टि दोष का ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो दूर दृष्टि दोष को निवारण यानी ठीक करने के लिए किया जाता है। Okay nurses, that is all for today's video. Hope you all like it. Hope this video is very helpful for your upcoming exam, and I'm wishing you all the very best for your upcoming exam. I know you guys can do it, so hit it up. Thanks for watching this entire video. I'll see you tomorrow.